नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं बोट टॉक्स या युट्यूब चॅनलवरती. खरं म्हणजे आजचे विद्यार्थी अर्थातच महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि आजची शैक्षणिक समस्या हा सगळ्या सध्या फार चर्चेचा विषय आहे आणि एक आव्हानात्मक विषय आहे. या संदर्भामध्ये म्हणूनच आपण आज चर्चा करणार आहोत किंवा संवाद साधणार आहोत. भिवापूर महाविद्यालय, तालुका भिवापूर आणि जिल्हा नागपूर येथील प्राचार्य जॉबी जॉर्ज सर यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. तर कारण सध्या या परिस्थितीमध्ये मानव संसाधन आणि आजचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये खूप मोठी तफावत निर्माण होते आहे. या अनुषंगाने ही महाविद्यालय कशा पद्धतीनं नवनवीन विद्यार्थी घडवत आहेत किंवा एक मानव संसाधन म्हणून त्यांना निर्माण करतायत या संदर्भातले आपण प्रश्न त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. नमस्कार सर. सर नमस्कार. सरांचा प्रश्न म्हणजे असा की सर एकतर हिंदीमध्ये बोलतील किंवा मग इंग्लिशमध्ये आपल्याशी चर्चा साधतील. तर आपण पहिलाच प्रश्न सर, जो काही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आहे त्याच्यानंतर आता जी सध्याची परिस्थिती आहे यामध्ये कितपत वास्तविकता आहे की आता याच्यामध्ये काही फक्त कागदोपत्री आहे ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, तर याबद्दल आपण काय सांगाल? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ग्रासरूट लेवल से चालू होने चाहिए था, डायरेक्टली उनको ग्रेजुएशन में सबसे पहले उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में शुरू किया। एमए, एमएससी, एमकॉम इस विषय के अंतर्गत पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत विद्यापीठ शुरू किया और उसके बाद में पिछले साल से 24-25 का 17 से लेकर ग्रेजुएशन पे ये अमल में लाया और इस साल वो सेकेंड ईयर में आ गया। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी कोई भी क्रांति जब भी स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में जब अपन को क्रांति लाना है, वो क्रांति फंडामेंटली बेसिक एजुकेशन से आना चाहिए। से स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑनवर्ड्स हाई स्कूल, देन कनिष्ठ महाविद्यालय, उसके बाद में ग्रेजुएशन, उसके बाद में पीजी पे आना चाहिए। इसमें प्रोसेस रिवर्स हुआ है, तो इसकी वजह से वो जो बच्चे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को वो समझना, जब तक समझ के आया तब तक उनका पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया। ग्रेजुएशन का भी दूसरा साल होने के बावजूद भी उन बच्चों को उनका मेजर सब्जेक्ट्स, उनका माइनर सब्जेक्ट्स और उसके बाद में इसका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इन तमाम सब्जेक्ट को समझा के देने में काफी कठिनाई हो रहा। और एजुकेशन पॉलिसी के तहत नंबर ऑफ टीचर्स का संख्या बढ़ता है और इसमें ऐसा लिखा गया है जो बच्चे जो भी सब्जेक्ट, अगर अपने महाविद्यालय में यह सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वो सब्जेक्ट भी नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर भी नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चे अगर मांग करते तो सब्जेक्ट बच्चों को देने पड़ता, टीचर नहीं है तो भी। तो शासन की तरफ से इसकी बैकअप मतलब पढ़ाने की व्यवस्था को शिक्षकों का विचार ना करते हुए ऊपर की लेवल पे पॉलिसी लागू किया। आज बच्चे वर्ग में आ रहे, अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस, वो टीचर और कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एबल है, एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, उनको और अलग से कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में उनको मतलब पढ़ा नहीं पा रहा, मतलब उसके लिए पर्याप्त मात्रा में अपने पास वर्क फोर्स नहीं है। तो ये जो सिस्टम एक ग्रासरूट लेवल से आना चाहिए था। अभी पिछले साल ऐसी घटना भी हुआ, यूनिवर्सिटी की तरफ से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से ऐसे उपक्रम चलाया गया जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन में ये कोर्सेस चला रहे। हमको टारगेट दिया गया गांव की, तालुका की जितने भी कनिष्ठ महाविद्यालय है, स्कूल है, वहां पे जाके कनिष्ठ महाविद्यालय का, हाई स्कूल के बच्चों को एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अवगत कराने की, अवेयरनेस लाने की। वो हमने करीब 1000 अबव बच्चों को, हमारे शिक्षकों को ग्रुप सही से बनाया, हमने उनको व्यवस्थाएं करके स्कूल में जाके मोटिवेशन किया। लेकिन मेरा वैयक्तिक मत ऐसा है और ये चीज नीचे से आना चाहिए था। शायद गवर्नमेंट की ये भूमिका होगा एकदम इमीडिएट उसका रिजल्ट, लेकिन जिस प्रमाण में उसका रिजल्ट का अपेक्षित है वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है और बच्चों को जो ओपन इलेक्टिव जो सब्जेक्ट चाहता, वो सब्जेक्ट लेने की उनकी इच्छा है वो ले नहीं पा रहा। आखिर में वही चीज हो रहा है, कॉलेज के अंतर्गत जो सब्जेक्ट अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चों को बोलने के लिए प्रशासन मजबूर हो रहा है, आप जो सब्जेक्ट यहाँ पे वही ले, आप दूसरा सब्जेक्ट दूसरा कॉलेज से लेंगे तो यहाँ पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। तो अर्थात जो पुराना व्यवस्था चल रहा है वैसे अभी भी चल रहा है, सब मिसमॅनेज हो रहा है, इसमें काफी दिक्कत हो रही है। सर यानंतर एक प्रश्न असेल की आफ्टर पॅन्डेमिक जेव्हा शिक्षण पद्धती ऑनलाईन मध्ये आपण विद्यार्थी बघितले,
ऑनलाईन मध्ये आणि सध्याचे जे चॅट जीपीटी किंवा त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणूया आपण, या सगळ्या गोष्टींमुळे विद्यार्थ्यांची क्षमता ही कमी होत आहे असं आपल्याला वाटतंय का? बच्चों को पढ़ने की जो रुचि, जो क्लास के अंदर में बच्चे टीचर और बच्चे का आमने सामने में जो कंसेप्ट क्लियर होता है, वो चीज जितनी भी ऑनलाइन व्यवस्थाओं का माध्यम से अपन उनको प्रयास करेगा डिजिटल माध्यम से, उतना वो चीज सफल नहीं होता है, क्योंकि वो कल्चर अपने यहाँ पे है नहीं था। ये अपने ऊपर में कोविड ने इम्पोज किया हुआ, लगाया हुआ एक आदत है। लेकिन अगर ये बात अगर यूरोप की बात का है, मैंने 2003-4 में मैं यूके में 6 महीना उस कालखंड में इंग्लैंड में मैं था। वहां पे मैंने कुछ लेक्चर्स देने के लिए भी गया, और 2003-4 के कालखंड में यूनाइटेड किंगडम मुझे लंदन में ऑनलाइन प्रणाली तभी भी जारी था। तो आज अपन 2025 की आखिरी की पड़ाव पे पहुंच गया। अब वो क्या, अपन 22-23 से लेकर अपन ऑनलाइन प्रणाली पे पढ़ाना चालू किया। बच्चों की यहाँ भी ऐसी है, बच्चे इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में इसको लेता है। मतलब ऑनलाइन में जो कंसेप्ट जिस हिसाब से क्लास के अंदर में जो क्लियर होता है, फेस टू फेस रिलेशन में इंटरेक्शन होता है, उतनी इफेक्टिव ऑनलाइन में नहीं। लेकिन दुनिया के साथ में चलना है, और गवर्नमेंट भी आज ये देख रहा है, जितनी अगर ऑनलाइन पर बच्चों का अगर पढ़ने में रुचि बढ़ गया, शिक्षकों का मतलब नियुक्ति करना कम रहेंगे, आर्थिक जो जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर कम आएगा, इसलिए वो भी प्रमोट कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन और जो प्राधिकरण है, उनका जो मीटिंग्स आजकल होता है, सभी मीटिंग्स ऑनलाइन लेते हैं, और बस बाद में लेटर अपन डाउनलोड करो, अभ्यास करो, आगे बढ़ो, ऐसे हो गया। जो जो अपेक्षित था, वो अपेक्षित हिसाब से ऑनलाइन में आज अपन खड़े नहीं उतर रहा है, और वो मजबूरन था। तब वो मजबूरन था, शिक्षण प्रणाली को रोक नहीं सकते थे, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में तब वो करा। 100% ऑनलाइन प्रणाली पे आज जा नहीं सकते। स्टेप बाय स्टेप आने वाला 5-10 साल के अंदर हम टोटल उसका डिजिटलाइजेशन कर सकते, और इसमें इतना फास्ट आपको इसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उन दिनों में जो एग्जाम्स कंडक्ट किया करता था, वो ऑनलाइन में एग्जाम भी कंडक्ट किया करता था, वो रिजल्ट 100/100 बच्चों को मिला। जब आज ऑफलाइन में धीरे धीरे उतर रहा है, रिजल्ट में परिणाम आ गया, जो 100% रिजल्ट आने वाला 50%, 60%, 70% पे आया। मतलब क्वालिटी वाइज अगर अपन देखा जाएगा, जो 50, 60, 70%, 80% जो रिजल्ट है, एक क्वालिटी रिजल्ट है। जो 100% अपन को 21, 22 के 17 में मिला, उसका मतलब वो प्रॉपर नहीं था। मतलब यहाँ पे कभी हम इंटरव्यू लेने के लिए जब कैंडिडेट्स को बुलाता है, कोविड कालखंड में जो बच्चे पास हो गए, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, उसकी परसेंटेज ग्रेड A+, A++ और 100 अपग्रेड मार्क है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 40%, 50% की बराबरी नहीं है। तो क्वालिटी उसी में दिख पड़ता। हमारा पास में कोविड की पहले की कोई बच्चे इंटरव्यू के लिए आया, और कोविड कालखंड जो 100% मार्क लेकर आया, वहां जो 55% मार्क लेकर आया, हम सेलेक्ट करेंगे 55 वाले को, क्योंकि क्लास के अंदर पढ़ाई करके क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है। ये फर्क बहुत उस जगह, यानी कि डिजिट्स को इम्पोर्टेंस नहीं है, तो क्वालिटी को क्वालिटी को इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे भी सहजिक उसको ले लिया, हल्का ले लिया। मैं टोटल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में अपन जाने चाहिए, जितनी उसकी सीमा है उतने ही उसको लेना चाहिए। बुकिश नॉलेज बच्चों को मिलना चाहिए। लेक्चर्स जो जो प्रोफेसर्स रहता है, उनका लेक्चर्स डायरेक्ट सुनना चाहिए, और ऑनलाइन का भी और एआई का भी माध्यम से भी अपन और एनहान्स्ड नॉलेज को ले सकते हैं। तुम्हाला हे बोलतोय सर की वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये आपण घेतलात, आणि तिथली एज्युकेशन सिस्टीम सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे, तर वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये सुद्धा ऑनलाइन एज्युकेशनला जास्त इम्पोर्टन्स दिलं जातं का? अभी आज के तारीख में मेरा वैयक्तिक अगर बोला तो मेरा बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है। मेरा बेटा अभी दुबई कैंपस, स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी का एक दुबई कैंपस में आज शिक्षण ले रहे। अभी वो दुबई में है, स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी का। उनको वहां पे प्रोजेक्ट सबमिशन प्रोजेक्ट का, और हर दिन उनको क्लास में जाना मैंडेटरी रहता है, और उसके बाद में वो क्लास अगर एक आधे दिन वो क्लास में नहीं गया तो पूरा क्लास का पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड रहता, और रिकॉर्ड किया हुआ उनको उनकी अकाउंट में वो आ जाते, उनको नोट्स उसका अकाउंट में आ जाता, प्रोसीजरली विद्यापीठ की तरफ से पूरा लेक्चर्स उनका अकाउंट में आ जाता, लेकिन क्लास की उनका अटेंडेंस भी
उनका इम्पोर्टेंट है। तो इंटरेक्टिव सेक्शंस रहता, डिबेट्स रहता, Okay. और वो सारा चीज कंपलसरी है। टोटली यूरोप की एजुकेशन ऑनलाइन नहीं है। इंटरेक्टिव बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, आज इसको एंड्रॉइड पैनल के रूप में माना जाता है। एंड्रॉइड पैनल आज अपन लगभग मैक्सिमम क्लासरूम्स में अपन लगाए हुआ है। तो धीरे धीरे आप देखिए, आप यूरोप का कंसेप्ट के साथ में अपना भी यहाँ का पॉलिसी अभी जा रहे हैं। अभी स्कूल में भी जिला परिषद तो नगर पंचायत के माध्यम से भी क्लासरूम्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं अपन। भले ही बच्चों को, शिक्षकों को उसका प्रॉपर नॉलेज ना हो, लेकिन एक दिन आएगा टेक्नोलॉजी साथ में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। उसकी फायदा ऐसा है सर, जो एक टीचर क्लास के अंदर में जाकर उसको पढ़ाने के लिए अगर 1 घंटा लगता है, वो अगर 10 मिनट 15 मिनट में डिजिटल फॉर्म में उसको मिल जाता, और उसकी सीमा रहता नॉलेज की। तो क्लास के अंदर में उसको कुछ कुछ अच्छी चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद में उसको विस्तार में पढ़ाई के लिए उनके पास जो लेक्चर्स आएगा ऑनलाइन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको जो नॉलेज डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, उसका नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। बट वन शुड नॉट सॉल्वली डिपेंड ऑन ओनली डिजिटल फॉर्मेट, पूरी उसी के ऊपर डिपेंड नाही रहना चाहिए। सध्या सर ग्रामीण भागामध्ये आणि शहरी भागामध्ये शैक्षणिक दरी निर्माण झाली का, किंवा एक याच्यामध्ये खूप मोठे अंतर दिसून येत आहे का महाराष्ट्रामध्ये, हे आपल्याला काय वाटतं याबाबत? आणि महाविद्यालय सध्या याबाबत काय करते की शहरी आणि ग्रामीण महाविद्यालय, जे की आता भिवापूर सारखं ठिकाण आहे जे की ग्रामीण भागामध्ये आहे, तर शहरी भागातलं नागपूर बघूया आणि भिवापूर बघूया, काय डिफरन्स आहे याच्यामध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये काय डिफरन्स आहे, याच्यामध्ये आपलं महाविद्यालय काय करतं? देखिए स्टूडेंट्स जो शहर का और ग्रामीण का, ये अपन अभी ये बोल बोल के ऐसा ग्रामीण भाग के बच्चे हैं कमजोर है, शहर का बहुत एडवांस्ड है। तो शहर का कैसा होता, एक कॉलेज और स्कूल की वजह से ऐसा अपन बोल नहीं सकता। कॉलेज में एडमिशन है करके बच्चे बहुत एडवांस सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। शहर के बच्चों का एक्सपोजर ज्यादा है, बच्चे वहां पे कॉलेज में कम जाता है और बाकी की एक्टिविटीज में इधर उधर घूमना फिरना, कोई प्रोग्राम में भाग लेना, कोई डिबेट में जाना, कोई फिल्म देखने के लिए जाना, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना, कोई एग्जीबिशन में भाग लेना, कोई ग्रुप डिस्कशन पे जाना, ये सब अपॉर्चुनिटी शहर में ज्यादा है। तो वो अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ वो बच्चों का पर्सनालिटी में भी ग्रोथ होता है। इन तमाम चीजों से ग्रामीण के बच्चों को काफी सारा बंधन है। बच्चे को पूरे डिपेंड होने पड़ता है, कॉलेज और स्कूल में जो एक्टिविटीज हुआ करता है वो भी नामा मात्र 3 4 5 घंटे का दौरान जो काम कार्यक्रम होता है उसी में डिपेंड करने पड़ता। क्वालिटी वाइज ग्रामीण के बच्चे भी इंटेलिजेंट है। हमारा भी बच्चे एमपीएससी यूपीएससी में जो शहर से प्रमाण से भी ज्यादा यहाँ से निकलता है। तो वो ऐसा मेरे को बहुत बड़ा फर्क दिखाई नहीं देता। ऑन द कॉन्ट्ररी, ग्रामीण के बच्चों को अपन आग्रह किया वर्क करो, एग्जाम लिखो, यूनिट टेस्ट लिखो, मॉडल एग्जाम लिखो, एनुअल एग्जाम लिखो, क्लास में अटेंड करने पड़ता, कुछ सुनने की उनका मानसिकता रहता। पेरेंट्स भी ओबीडियंट रहते, वो भी लोग बच्चों को भेजता। शहर में आप ऐसा चीजें बोल नहीं पाएगा, सुनेंगे तो भी बच्चे के वर्ग में नहीं आएगा। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन, अपन किसी को वैयक्तिक नाम नहीं लेंगे, 11वीं 12वीं का एडमिशन लेता है, बाद में कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं और वर्ष भर वो कौन सी उसके टीचर है प्रैक्टिकल का वो भी बच्चों को मालूम नहीं रहता। लेकिन ग्रामीण का स्थिति ऐसा नहीं है। ग्रामीण में एडमिशन जिस दिन तारीख से है और मॉडल एग्जाम आखिरी समय तक वो क्लास में आता है, भले ही संख्या कम होगा, 100 बच्चे में 80% आएगा, 75% आएगा, वो बच्चों को पता है मेरा सब्जेक्ट टीचर कौन है, मेरा प्रैक्टिकल क्या है, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, मेरा वर्कबुक क्या है, मेरा रिकॉर्ड क्या है। इन तमाम चीजों से शहर का बच्चा वंचित रहता। उन्होंने आखिरी में जब प्रैक्टिकल लेने का रहता 12वीं की, तब उनको ये नहीं पता मेरा वर्ग कहाँ है, मेरा लेबोरेटरी कहाँ है, मेरा इंचार्ज टीचर कौन है। वो चीज ग्रामीण में बच्चों को पता है। इसका मतलब शहर से ग्रामीण ही अच्छा है। वहां इतनी फर्क है, शहर के बच्चों का एक्सपोजर ज्यादा है, उसकी वजह से उनमें वो क्वालिटीज अपन को दिख पड़ता, यहाँ एक्सपोजर नहीं। और दूसरी बात, ग्रामीण में ट्यूशन स्टैंडर्ड्स जितना शहर में उतना नहीं है, तो बच्चों को ना इलाज कॉलेज में आने पड़ता। और उसको फिर हम ऐसा मोटिवेट करते हैं, पेरेंट पालक शिक्षक सभा हो, माजी विद्यार्थी संगठन हो, उसका डोर टू डोर विजिट है, और जो अनुपस्थित बच्चों को हम पत्र भेजते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को हम कॉलेज तक लाना और उसकी प्रॉपर नॉलेज देने के लिए हम कोशिश करते हैं। यानंतर सर प्रश्न असा आहे की सध्या महाविद्यालयाचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यामध्ये डिप्रेशनचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात दिसतंय आणि मेंटल हेल्थ ही त्यांची व्यवस्थित नाही आहे। त्यांच्यामध्ये अनेक गोष्टी चिंता म्हणूया, आपण भविष्याच्या बाबत चिंता म्हणूया किंवा मग सोशल मीडियाच्या मुळे चिंता म्हणूया, तर जेन झी जे की आपण म्हणतो की त्यांच्यामध्ये
बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात संभ्रम मोठ्या प्रमाणात दिसतो. संभ्रम. तर हा आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्याला दिसतो आहे, तर हा नेमका आपल्याला कसा दूर वो करता इश्यू आपने जो समस्या जो उपस्थित किया, येईल? वो जैसे अभी मैं मेरा कॉलेज के बारे में अगर कहेंगे तो हमारा कॉलेज 137 गांव भिवापुर तालुका में 137 गांव है। अच्छा. इन तमाम गांवों से यहाँ पे बच्चे आते हैं और वहाँ के स्कूल की, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की पढ़ाना, वहाँ की कल्चर, ग्रामीण क्षेत्र की, जब वो अब यहाँ का 137 गांव की जब आकलन करेगा, वो 137 गांव के लिए भिवापुर शहर हो गया। अच्छा. हाँ. भिवापुर शहर हो गया उन बच्चों के लिए, बराबर. वो गांव से शहर आ रहे हैं, हम्म. ऐसे उनके फील रहा था। बराबर. हमें यहाँ पे 137 गांव के बच्चों को कैरेक्टर फॉर्मेशन से लड़ाई करना पड़ता, उनमें जो आदत है, व्यसन है, क्योंकि उन गांव से आने वाला बच्चे कोई ना कोई नशीले पदार्थ का व्यसन को लेकर आता, तो कुछ लोग है कुछ लोग नहीं है, उसको उसमें से छुड़ाना और वो कल्चर पे लाना। और दूसरा आपकी जो मुद्दा है जो डिप्रेशन, तो यहाँ का बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे में मैक्सिमम जो पालक लोग हैं वो मजदूर लोग रहता है, और वो उन्होंने मतलब हमारे इस गांव के बारे में मिर्ची कटाई एकमेव उपाय है, उपक्रम है जिंदगी चलाने के लिए। तो बच्चों को मजदूरी करने पड़ता है और उसकी एडिक्ट रहता है। कई ग्रामीण क्षेत्र का जो पालक लोग हैं, एक तो नशीले पदार्थ से, दारू से, और उसकी पीड़ाएं बच्चों को काफी, इनकम नहीं है, कई बच्चे मतलब खुद मेहनत करके पढ़ाई करता है और उसको अपना यूनिफॉर्म लेने के लिए, अपना पुस्तक लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता है। पेरेंट्स शहर की जो माँ बाप की उतने एजुकेटेड नहीं रहते, और बच्चे कौन सा स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये भी बोलने के लिए उनमें उतना मतलब सोच नहीं है, उनका वो पढ़ाई नहीं, अभ्यास नहीं है। वो ऐसी 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए 13वीं बोलते, 14वीं बोलते, 15वीं बोलते, 16वीं बोलते, तो उनकी सोच विचार, उनके दोष नहीं है, उनको उसी प्रकार का शिक्षण उतने ही मिला है। और बाकी की नशीली पदार्थ का व्यसन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बहुत ज्यादा है, और उनकी छोटी उम्र जो 16, 15, 17 साल की जो उम्र में एक ट्रांसिशन पीरियड रहता, जो प्रॉब्लम मुझे कनिष्ठ महाविद्यालय में दिखाई देता, एक डिप्रेशन की मात्रा, दूसरा नशीली पदार्थ का व्यसन, तीसरी इलिसिट रिलेशंस, वो उम्र ऐसी है वो बह जाता है। वो जो समस्या कनिष्ठ महाविद्यालय में दिखाई पड़ता, वो समस्या ग्रेजुएशन और पीजी में नहीं, तब तक बच्चे मैच्योर हो जाता है, अच्छा बुरा समझने लग जाता, बच्चे अच्छी रास्ते से चलना शुरू हो जाता। तो शहर में प्रॉब्लम वहां पर भी है, लेकिन वहां पे पालक लोग और शिक्षक लोग ये बच्चों से इतना जुड़ा नहीं है। हम ग्रामीण में हमारा बच्चे का अगर चेहरे में थोड़ा नाराजी भी आ गया, हमें दिख पड़ता, क्योंकि हम छोटी सी गांव में कम से कम बच्चों के साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चों की समस्या हम जानते हैं। वहां वर्ग में शहर में बच्चे आएंगे नहीं, टीचर को ही नहीं जानता, पालक को पता नहीं कहाँ कैसे, क्योंकि पालक कोई जॉब करते हैं और रात को 8 बजे घर पे आता, इसके बीच में क्या हो चुका है ये मालूम नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, गांव के अंदर में उसके मूवमेंट के ऊपर हमारा नजर है, और पालक का हमसे संपर्क है, बच्चे की गतिविधि पे हमारा नजर है, उसकी वजह से हम समझ रहे, इनमें प्रॉब्लम से समझ रहे, प्रॉब्लम वहां पर भी है, वो कोई समझने वाला वहां कोई नहीं है संख्या में। वहां पे शिक्षक उनका बच्चों के साथ में कॉन्टेक्ट बहुत कम है। मैं 100% उसको मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुतांश जो कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर नहीं कर, बच्चे ट्यूशन सेंटर में जाता है, नहीं तो उनका कोई कोलैबोरेशन रहता है, कुछ इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के साथ में अलायंस रहता है, तो फिर ऐसे एग्रीमेंट पे बच्चे आते नहीं, तो प्रॉब्लम्स है। हम उसको काउंसलिंग सेंटर है हमारा, और लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए अलग से उपक्रम है, उनका शिकायत दर्ज करना, उसमें सॉल्यूशंस लाना, उसके लिए व्यवस्था है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का नाम से कमेटी है जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज में, वहां बच्चे अपना समस्या रखते, हम उसको रिजॉल्व करते, और उनका जो तकरार स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है, और काउंसलिंग सेंटर भी है। ऐसा हमारा उसके केस स्टडीज हम बनाते, बच्चों को मार्गदर्शन करते, उस पैनल में साइकाट्रिस्ट है, उस पैनल में डॉक्टर है, उनका भी सहायता लेकर हम उसको सेटल करते हैं। सध्या महाविद्यालयात विद्यार्थी पदवी करतायत, पदवीचं शिक्षण घेत आहेत, परंतु त्यांना कोणत्याही प्रकारचं कौशल्य मिळत नाही किंवा स्किल मिळत नाहीये, आणि हे विद्यार्थी जेव्हा महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडतात,
एखादा जॉब शोधायला लागतात त्यावेळी त्यांना जॉब मिळत नाही, कारण कोणत्याही उद्योगांना किंवा प्रोडक्शन सेक्टरला त्यांचं स्किल आवश्यक असतं. तर याच्यामध्ये ते कमी पडतात का स्किल मध्ये? जरूर, आपका जो सवाल बहुत जेन्युइन है, वैलिड है, और इस सवाल की और इस समस्या की समझ हमें बहुत पहले आ चुका है। तो विद्यापीठ में सबसे पहले एक पठान वाइस चांसलर, पठान साहब वाइस चांसलर हुआ करता था। उनके जमाने में उन्होंने जीवन शिक्षण अभियान, एक जीवन शिक्षण अभियान का नाम से एक उपक्रम विद्यापीठ स्तरावर चालू किया, और चालू होने के बाद उसकी पुस्तिका निकला। तो महाविद्यालय, भिवापुर महाविद्यालय उन दिनों में, जिसको 15 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, उन दिनों में वो उपक्रम महाविद्यालय में हम गाइडलाइंस के मुताबिक विद्यापीठ से मान्यता प्राप्त शॉर्ट टर्म कोर्सेस यहाँ पे हम किया करता था। उन दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का माध्यम से भी करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम, जैसा आपका समस्या से जुड़ा हुआ है, COP करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम, कई प्रकार का फैशन डिजाइनिंग से लेकर और डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज पढ़ाने के लिए ये कोर्सेस यहाँ पे चलाए गए कई साल से। मतलब इंक्यूबेशन सेंटर भी आपके यहाँ? जी हाँ, इंक्यूबेशन सेंटर भी है। और उसके बाद यूजीसी का, जब तक यूजीसी इस कोर्स को चलाया, यहाँ पे 2008-9 में यहाँ पे यूजीसी का हमें 2 of 12 का मान्यता मिला। तब से लेकर पिछले 5-6 साल पहले तक यूजीसी इस कोर्स को दिया करता था। तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाया था, अलग अलग कोर्सेज। उसके बाद में जीवन शिक्षण अभियान जब वो समाप्त हो गया, उसके बाद में हमने कई ऐसी कंपनी से, एजेंसी से, उसके साथ में हम MOU बनाया, उसके तहत भी हम कोर्सेस यहाँ पे करता था। एक रैंडमली एक मॉगम स्टेटमेंट हो गया। मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दे ऐसा है, हमने यहाँ पे 3 साल पहले एक ऐसी उपक्रम चलाया, उपक्रम 3 साल से चला के आ रहे, OSOSP। अच्छा, OSOSP शॉर्ट फॉर्म, वन स्टूडेंट वन स्किल प्रोग्राम। हमारा उपक्रम ऐसा था, महाविद्यालय में एडमिशन लेने वाला हर बच्चा वर्ष में कम से कम एक स्किल प्रोग्राम से गुजरना होगा, एक कंपल्सरी कर दिया। वन स्टूडेंट वन स्किल प्रोग्राम, OSOSP। ये 500 कॉलेजेस का अधिक नागपुर विद्यापीठ में है, और उसमें एक महाविद्यालय जो हमारा, उसके बाद में थोगांव देव में जीवन विकास महाविद्यालय, ये 2 ही महाविद्यालय है। ये 500 महाविद्यालय में वन स्टूडेंट वन स्किल प्रोग्राम चला रहे। आज NEP के तहत आपको क्रेडिट पॉइंट्स पाने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाने पड़ रहा है, लेकिन NEP लागू होने के कई दिन पहले से हम यहाँ पे स्किल प्रोग्राम चला रहे हैं। और उसके बाद हमने समदा फाउंडेशन का नाम से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्हीं के साथ 2 साल पहले हमने MOU बनाया। उनके माध्यम से अभी तक 1000 से ऊपर बच्चे अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्सेस यहाँ से फ्री में पढ़कर बाहर निकला, और NGO का माध्यम से उनका जो CSR फंड में से हमें एक लेबोरेटरी सेट करके दिया। उसकी कर्मचारी का रेम्यूनरेशन वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से हो रहा है, हमारा सुपरविजन में है। कॉलेज के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा, और उसकी बाद में कम्युनिटी, जो गांव के जो बेरोजगार महिला है, जो पुरुष है, उन लोगों को भी यहाँ पे हमने पढ़ाया। 1000+ बच्चों को हम अभी तक पढ़ाया ओनली फैशन डिजाइनिंग में। और उसी में हमने जो गरजू फैमिली से जो महिला है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों के लिए समदा फाउंडेशन से सिफारिश करते हुए उनको हमने सिलाई मशीन भी फ्री में कराया। तो वो कोर्स आज भी बहुत उत्कृष्ट पद्धति से समदा फाउंडेशन का स्किल प्रोग्राम यहाँ पे चालू है। दूसरी ICICI फाउंडेशन, ICICI बैंक का सब्सिडियरी है, उसकी फाउंडेशन का एक लेबोरेटरी करीब 7-8 लाख रुपए खर्च करके उनका तरफ से एक लेबोरेटरी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का मेंटेनेंस के लिए, और 2 साल हो रहा अभी उसको, वो भी बेहतरीन पद्धति से यहाँ पे चल रहे। 40 बच्चे का एक बैच रहता, अभी तक 3-4 बैचेस हमारा निकला। कॉलेज के बच्चे भी पढ़ता है, बाहर के बेरोजगार बच्चों को भी हम यहाँ बुला के उसको प्रशिक्षण देते, ताकि हमारा दायित्व ऐसे है सर, हम केवल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे को लेकर चलेंगे ऐसा नहीं, हमारा दायित्व संपूर्ण गाँव के लिए है। ये गाँव का एक एपिक सेंटर के रूप में कॉलेज है, हमको गाँव को ऊपर उठाना है। इसकी यहाँ की विचार, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का क्वालिटी, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेशियो, मतलब जो लोग पढ़ाई करके अच्छी अच्छी जगहों में जॉब पे आना, वो रेंज, वो जो रेशियो को बढ़ाना। इसीलिए हमने
जितने भी कोर्सेज चला रहे वो कम्युनिटी के लिए ओपन कर रहे हैं। पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत NSQF का जो पीएम के वाई का अंतर्गत हम पिछले साल भी कोर्सेज किया। इस साल वर्तमान में 4 कोर्स हम यहाँ पे चला रहे। उसके बाद में बजाज फाउंडेशन का CSR फाउंडेशन के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस का लेबोरेटरी सेट हुआ। वर्तमान वर्ष से लेकर 4 कर्मचारी उनकी तरफ से यहाँ पे लगी हुई, उनका सैलरी बजाज फाउंडेशन रहता है। जॉब रिप्लेसमेंट भी, उनका प्लेसमेंट भी हो रहा है। पहले बैच अभी निकला, उनका प्लेसमेंट अभी हो जाएगा। 25 से 30 हजार का रेंज में इनका पगार रहेगा। तो हम पूर्ण रूप से महाविद्यालय में एडमिशन लेने वाला बच्चे डिग्री होकर जब निकलेगा, कम से कम 3 साल के भीतर में 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज एक्सपीरियंस लेकर एक तो जॉब पे जाए, न तो खुद का व्यवसाय चालू करे। ये हमारा संकल्पना है। तो मैं अभी उसमें थोड़ा से संक्षिप्त रूप में अगर बोलेगा, मेरा सपना ऐसा है, भिवापुर महाविद्यालय ऐसे कॉलेज करके अगर कल जानेगा, ये 2 चीज के लिए जानेगा। एक है स्पर्धा परीक्षा केंद्र के रूप में, स्पर्धा परीक्षा का क्षेत्र में भिवापुर महाविद्यालय में स्वतंत्र व्यवस्था है, मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ बच्चे स्पर्धा परीक्षा का मार्गदर्शन का माध्यम से उनको उत्तीर्ण किया, परीक्षा किया, गवर्नमेंट जॉब पे आया, उसके लिए मशहूर हो कॉलेज। ये मेरा सपना, उसके लिए मैं दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और कदम से कदम आगे बढ़ते जा रहे। दूसरा, एडमिशन लेने वाला हर बच्चे को, कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स में हो, फैशन डिजाइनिंग में हो, कंप्यूटर बेस्ड हो, कोई ना कोई स्किल से, इसमें टैली पे हो, टैली का तो टैली कंपनी के साथ MOU, हर साल 2 बैच यहाँ से निकलते, बच्चों को जॉब भी मिलता है, अधिकृत लाइसेंस्ड। करीब 19 से ऊपर मतलब जो कंपनी से, मेहन का कंपनी से, बड़ी बड़ी कंपनी से, जैसे लोडा कंपनी है और कुछ फूड प्रोसेसिंग का फैक्ट्री से, उनके साथ हमारे MOU है। हमारे बच्चों को हम इंटर्नशिप के लिए वहां ले जाता है और वहां उनका प्लेसमेंट भी होता है। आजच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आपण कोणते 3 बदल सुचवाल की ते बदल झाले तर आणखी शिक्षण व्यवस्था सुधारू शकते? सबसे पहले जो बदल जो लाना है, ये शासकीय लेवल पे होना। हम बहुत बड़ा प्लानिंग्स करते हो, प्रोजेक्ट्स लाते हो और सपना शासन की तरफ से देखा जाता है। एजुकेशन पॉलिसी में संपूर्ण परिवर्तन की बातें जब करते हैं, बेसिक लेवल पे उन बच्चों को प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों का नियुक्ति ये अनिवार्य है। आप कितने भी पॉलिसीज लाएगा, ये पॉलिसीज बच्चों तक पहुंचाने के लिए अगर आपका पास में माध्यम नहीं है, अब पॉलिसी लॉन्च करके आपको फल नहीं मिलेगा। पिछले 8 से 10 साल से महाराष्ट्र में नियुक्ति बंद है। आज हजारों लोग बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो किस लिए करेगा? अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद करके रखा, ये प्रणाली का महत्व क्या है? ये प्रणाली यूजलेस हो गया। मतलब आप जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके घर चलाने की यंत्रणा हो गया। नया जो पीढ़ी है, मुझे कहो आप पिछले 10 साल में जो लोग पढ़ाई करके बाहर निकला, PG करके निकला और जिसने PhD कंप्लीट करा, जिसने नेट सेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को उत्तीर्ण किया, ऐसे हजारों, मैंने हजारों बोला, आज लाखों के ऊपर महाराष्ट्र में बच्चे खाली घर पे बैठे हैं। इसके बारे में चिंता नहीं है। मतलब टेम्पररी अरेंजमेंट करके क्लॉक आवर बेसिस पे बच्चों को 15,000 20,000 रुपए, अभी वर्तमान में पगार थोड़ा बढ़ाया 30,000 तक जा रहे, 7,000 से चालू किया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नियुक्ति करने के विषय से पीछे हट रहे। फिलहाल उन्हें 5,000 पोस्ट भरने की बात कहे, लेकिन उसमें भी आगे नहीं बढ़ा इम्प्लीमेंटेशन। तो बेरोजगारी, ये बच्चे पढ़ेंगे तो, आज सवाल ये आ रहे, सर हम एडमिशन क्यों लो, हम पढ़ के क्यों, हमारा खेती हम करेंगे, हमें लिखना पढ़ना आना चाहिए, बस उतना इतना। ये मनस्थिति में बच्चे चले गया। उसके लिए कारणभूत अपना व्यवस्था है, उसमें बदलाव लाए, जो पर्याप्त मात्रा में व्यवसाय आए, पर्याप्त मात्रा में वैकेंसीज फिलअप करे और जॉब मिले। आज जो बच्चे पढ़ते हैं उसको उम्मीद आएगा, मेरा पढ़ाई के बाद अगर मुझ में क्षमता हो, मैं भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में मुझे भी जॉब मिलेगा, बैंक में मिलेगा, गव्हर्नमेंट सेक्टर में मिलेगा। आज वो उम्मीद नहीं रहा। बरोबर सर, आजच्या सध्या विद्यार्थ्यांना आपण काय संदेश द्याल आपल्याकडून एक प्राचार्य म्हणून? मेरा संदेश मेरा जीवन है, मेरा जीवन समर्पित है, मेरा जीवन बच्चों के लिए है। बच्चे सबसे पहले वो मेरा बहुत करीब का है।
उनकी सर्वांगीण उनका विकास होना चाहिए। उनका जिसमें अभी तक जो डिस्कशन पे जो हुआ, शैक्षणिक उनका मतलब जो प्रोग्रेस के साथ साथ उनमें कुशलता कौशल्य भी आना चाहिए। सबसे साथ एक अच्छा कैरेक्टर फॉर्मेशन, अगर अच्छी कैरेक्टर अगर अपने में रहा तो उसी के साथ पढ़ाई, उसके साथ अपना कुछ स्किल कौशल्य, वो बच्चे को कभी मोड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और मैं कैरेक्टर फॉर्मेशन का संबंध में अगर आपसे बात करेंगे, हमारा महाविद्यालय में, मुझे इस महाविद्यालय में इस पद पर 19 साल पूरा हो चुका है। ये 20वां वर्ष है मेरा। मेरा 20 साल का तपस्या था कैंपस को 100% नशीली पदार्थों से मुक्त कराना। डे वन से लेकर प्रारंभ मैंने ऐसा किया। शुरुआत में जब कालागंड में जब मैं यहाँ पे मेरा नियुक्ति हुआ 2006 18 नवंबर 2006 में, पहले मेरा उपक्रम मैं मेरा हाथों से तंबाकू खराब पान की डाक मिठाया। उस जमाने में मैंने 2006 की बात कर रहा हूँ। वो सिलसिला 6 में भी चला, 7 में भी चला, चलता रहा। प्रमाण कम हो गया। पहले मुझे 10 कमरा साफ करने पड़ता था, टॉयलेट साफ करने पड़ता था। मैं आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट माय एम्प्लॉइज, मैं मेरा कर्मचारी से साफ करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोट सूट पहन के हाथ में ब्रश एसिड और मुझे झाड़ू लेकर टॉयलेट साफ किया करता था। और उसके बाद में उसका फल ऐसा हुआ, जीना साफ करना, टॉयलेट साफ करना, तंबाकू को पुड़ी सड़क से उठा के डस्टबिन में डालना, क्लास के अंदर में मोटिवेट करना, कमरा झाड़ू मारना, ये काम मैं किससे कराया, ये करने में कहने में मेरे को कोई महत्व नहीं, मैं खुद करता था, आज भी करता हूं। 4 दिन पहले की घटना में मैं इसी में आता हूं। 4 दिन पहले भी मुझे कैरेक्टर फॉर्मेशन की, मैंने मेरा कर्मचारी को आदेश देने की पहले मैं खुद करता हूं। 4 दिन पहले की घटना, कमरा मुझे साफ नहीं दिखा। मेरे पास चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारी है, वास्तु बहुत ज्यादा है, कदाचित उनको वहां तक पुर नहीं पा रहा उनका समय। तो मैंने किसी से आदेश ना जारी किया, मैंने किसी के ऊपर में आक्षेप नहीं उठाया, मैंने किसी के ऊपर शिकायत ना करते हुए मेरा हाथ में झाड़ू लिया, मेरा हाथ में डस्टबिन लिया, फटका जो भी चीज लिया, मैं क्लासरूम झाड़ू मारा करीब 5 बजे से 6:30 बजे 7 बजे तक मैंने झाड़ू मारा। 4 दिन 5 दिन की पहले की बात। और उसी की पहले दिन मैंने तंबाकू खरा कर डाक मैंने मिठाया। तो इसकी इसकी परिणाम, अब ये 4 दिन की परिणाम ऐसा हो गया, मुझे कोई क्लास में मेरे को गंदगी आज नहीं दिख रहा, मेरा बच्चे उसमें से मोटिवेट हो रहा, मेरा कर्मचारी मोटिवेट हो रहा, मेरा टीचिंग लोग उसमें से मोटिवेट हो रहा। ये मैंने 19 साल भी किया, आज भी करता हूं। इसलिए आपका जीवन ही संदेश है। ये मेरा संदेश है। कैरेक्टर, चरित्र अगर अच्छा रहा, वो चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे आचरण की शुरुआत अपने घर से होता है। ये मेरा घर है, मेरा मंदिर है, और मेरा ज्यादातर समय, मेरा लाइफ का बहुतांश समय मैं ये इंस्टीट्यूट में है। यहाँ से मेरा कल्चर की शुरुआत होनी चाहिए। मैं मेरा बच्चों को अच्छा सीख देना चाहिए। उसके लिए मेरे से बेहतरीन कोई उदाहरण नहीं रहेगा। मैं किसी लेबर को बुला के साफ सफाई कराने के उनको एक रोल मॉडल के रूप में, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद साफ करना, मुझे खुद झाड़ू मारना, उसी में मुझे खुशी है। और वो बच्चे का नजर के सामने, तो मुझे बच्चे रोकता है और कर्मचारी आके बोलते सर आप मत करो। मैंने बोला आप मुझे रोक नहीं सकता, आपको करना है तो और भी 30,000 स्क्वायर फीट की जमीन यहाँ पे खाली है, आप कहीं भी झाड़ू लेके जा सकते हैं। मुझे मेरा दिल से, मुझे शिकायत नहीं किसी को, मेरा दिल से मुझे काम करना है, मुझे करने दे। कहीं ना कहीं 10 लोग अगर ये चीज देखा, 10 लोगों के कान पे अगर संदेश चले गया, उसमें से एक बच्चे में भी अगर परिवर्तन आ गया, नहीं मेरा जो प्रिंसिपल है, और मतलब इतना अनुभवी यहाँ पे होकर बैठने के बाद में भी वो ऑर्डर दे सकता है। आज 70-80 का स्टाफ है मेरा, फिर भी वो ऑर्डर पे ना जाते हुए वो खुद अगर करने में उनमें नम्रता आता, मुझे भी करना चाहिए, ये सोच अगर मैं एक बच्चे में जागृत करने में सक्षम होता है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। बोली तसे चाले त्याची वंदनी पावले आपण असं म्हणत असतो बरेचदा, आणि तशाच पद्धतीचे प्राध्यापक जॉबी जॉर्ज सर आहेत, आणि सरांशी या विषयाशी संबंधित चर्चा करत असताना दिवशी आपल्या सगळ्यांना लक्षात आलं असेल की आजची शिक्षण व्यवस्था कशा पद्धतीने त्यामध्ये आपण समस्याग्रस्त आहे हे चांगल्या पद्धतीने सरांनी सांगितलंय। तर आणखी यावरती समस्यांवरती तोडगा निघायला पाहिजे। प्राध्यापकांची नियुक्ती करणं हा सगळ्यात महत्वाची समस्या या संपूर्ण महाविद्यालयाची आहे, किंवा या देशातली व्यवस्था ही अशा प्रकारची आहे।
तर अशा पद्धतीनं आपल्याला जर आणखी मानव संसाधन चांगल्या पद्धतीचं निर्माण झालं तर कुठे देश आपला हा जास्तीत जास्त उत्पादन करू शकेल, प्रोडक्शन जास्तीत जास्त करू शकेल, जीडीपी आपला देशाचा वाढायला पाहिजे. जीडीपी वाढला तर आपला देश हा विकसित होऊ शकतो, कारण 2047 पर्यंत आपल्याला हा देश विकसित राष्ट्र बनवायचा असं आपलं उद्दिष्ट आहे. तर त्या अनुषंगाने या देशामधला शिक्षण व्यवस्था ही सुधारित असली पाहिजे, हे सगळ्यात महत्वाचं आपण या ठिकाणी समजून घेतलं. तर धन्यवाद सर. धन्यवाद सर, थँक्यू सर.